नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ, तो आज हम लेकर आए हैं 1857 की क्रांति तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का भाग 2। जी हाँ, भाग 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं अपने इस चैनल पे। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा, जहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। अपने पिछले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 25 तक हल कर चुके थे। आज हम प्रश्न संख्या 26 से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 26 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने किस कमेटी का गठन किया था? आपके ऑप्शन है ए हंटर कमेटी, बी पील कमेटी, सी नारंग कमेटी अथवा डी चैपल कमेटी। तो बताइए अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि हंटर कमेटी। जी हाँ, जब 1919 में अप्रैल के महीने में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे लेकर प्रदर्शन होना शुरू हो गया और अंग्रेजी सरकार पे ये दबाव बनाया जाने लगा कि ये जो हत्याकांड हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसी दबाव में आकर 1 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी का गठन किया गया, जो इस बात की जांच करती कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ है उसका दोषी कौन है या फिर यह घटना किस प्रकार घटित हुई। जब इस कमेटी की जांच रिपोर्ट आती है तो उसमें ये बताया जाता है कि जो जनरल डायर है वो परिस्थितियों के हिसाब से ही काम किया, लेकिन इसमें यह बात कही गई थी कि वह इस बात को समझ नहीं पाया कि कितने अधिक शक्ति की आवश्यकता है। यानी कि वो यह बात मानते थे कि जो घटना अंजाम दिया गया, यानी कि जो लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं वो कहीं ना कहीं सही हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा इसमें शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके एवज में जो जनरल डायर था उसे उसके पद से हटा दिया जाता है और वो फिर इंग्लैंड वापस चला जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 से महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1919 में, बी 1920 में, सी 1930 में अथवा डी 1942 ईस्वी में। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि 1920 ईस्वी में। जी हाँ, महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था तथा लोगों से यह आग्रह किया था कि कोई भी सरकारी स्कूल, कॉलेजों अथवा न्यायालयों में न जाए, यानी कि पूर्ण रूप से सरकारी संस्थाओं का त्याग कर दे। और यह हुआ क्यों था? असल में यह घटना उस समय प्रारंभ होती है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, यानी कि 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है तो महात्मा गांधी के आग्रह पर बहुत सारे भारतीय सेना के रूप में, यानी कि सैनिक के रूप में ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाते हैं और अपनी सेवा देना प्रारंभ करते हैं। महात्मा गांधी उनसे बोलते हैं कि जब यह प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा और अंग्रेज़ों को जब जीत मिलेगी तो वह हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन उसके एवज में जब 1919 में जब युद्ध समाप्त होता है तो अंग्रेज हमें ला के देते हैं रोलेट एक्ट, यानी कि बिना किसी वकील, बिना किसी दलील के ही गिरफ्तारी कर लेना। और इसी विरोध में महात्मा गांधी जो है वह असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 है, महात्मा गांधी ने किस घटना से व्यथित होकर असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया? आपके ऑप्शन है ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी काकोरी कांड, सी लाहौर षड्यंत्र अथवा डी चौरी चौरा हत्याकांड। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि चौरी चौरा हत्याकांड। जी हाँ, ये जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 ईस्वी में, वह 1922 ईस्वी में जाकर समाप्त हो जाता है और उसके पीछे जो कारण था वह 1922 में हुए गोरखपुर जिले में चौरी चौरा हत्याकांड था। जी हाँ, ये जो असहयोग आंदोलन था वह अपने चरम सीमा पर चल रहा था। सभी महात्मा गांधी का आग्रह मानते हुए सभी असहयोग आंदोलन में सहयोग कर रहे थे और यह आंदोलन बहुत प्रगति पर था। लेकिन उसी समय 1922 ईस्वी में एक ऐसी घटना हो जाती है जिसमें गोरखपुर ज़िले के लोग, यानी कि चौरी चौरा नामक स्थान पे लोग प्रदर्शन करते हुए निकलते हैं और पुलिस द्वारा उन्हें रोकी जाती है और इसी बात को लेकर पुलिस और लोगों में भिड़ंत हो जाता है और लोग क्रोध में आकर चौरी चौरा के पास जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें आग लगा देते हैं, जिसमें कई पुलिस वाले जल के मारे जाते हैं। और इसी घटना के बाद महात्मा गांधी बहुत व्यथित होते हैं और वह असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं।
चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? आपके ऑप्शन है ए 1920, बी 1937, सी 1923 अथवा डी 1945। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि 1923 ईस्वी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी और इरविन, बी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, अथवा सी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, अथवा डी जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी, और जब महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, तो कुछ ऐसे नेता थे भारत के जो महात्मा गांधी के इस फैसले से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि असहयोग आंदोलन इतनी प्रगति पर था और इतनी बढ़िया ढंग से वह चल रहा था कि अंग्रेज़ों के नाकों में दम हो गया था और बहुत जल्दी हमें स्वतंत्रता मिल जाती यदि असहयोग आंदोलन लगातार चलता रहता। लेकिन महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, यह उनकी बहुत बड़ी भूल थी, और इसी कारण मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेता ने एक नए पार्टी, जिसे कि हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 है, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? आपके ऑप्शन है ए बेलगांव अधिवेशन 1924, बी नागपुर अधिवेशन 1920, सी कानपुर अधिवेशन 1925 अथवा डी कलकत्ता अधिवेशन 1928। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि बेलगांव अधिवेशन 1924। केवल यही एक ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी सुखदेव, सी सचिंद्र सान्याल या फिर डी बटुकेश्वर दत्त। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि सचिंद्र सान्याल, जो कि 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए सचिंद्र सान्याल, बी भगत सिंह, सी एनी बेसेंट अथवा डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि भगत सिंह। जी हाँ, भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में, तथा चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे, यानी कि कई क्रांतिवीरों ने ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। असल में यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का ही एक रूप था जिसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में की थी। लेकिन जब 1925 ईस्वी में काकोरी कांड होता है तो उसमें इसी पार्टी के, यानी कि इसी एसोसिएशन के, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कई सारे क्रांतिकारी फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए जाते हैं तथा कुछ को जेल हो जाती है। उसके बाद यह एसोसिएशन धीरे धीरे टूट जाता है, लेकिन पुनः 1928 में भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिवीरों की मदद से इसे फिर से उठाया जाता है और एक बार फिर से स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 है, 1928 को भारत आया कमीशन, जिसे व्यंग्यात्मक रूप से व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है, किस कमीशन से इसका वास्तविक संबंध था? आपके ऑप्शन है ए साइमन कमीशन, बी हंटर कमीशन, सी एटकिंसन कमीशन अथवा डी स्ट्रेची कमीशन। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि साइमन कमीशन। इस कमीशन में सारे सदस्य अंग्रेज थे और यही कारण था कि इसका पुरजोर भारत में विरोध हुआ था जब यह भारत में आया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 है, लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय किस महापुरुष को ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लाठियों से पीटा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है? आपके ऑप्शन है ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी लाला लाजपत राय, सी भगत सिंह अथवा डी बाल गंगाधर तिलक। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि लाला लाजपत राय। जी हाँ, जब साइमन कमीशन भारत आता है तो उसका पुरजोर विरोध होता है भारत के कई सारे हिस्सों में, और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इसमें सभी सदस्य जो थे वह अंग्रेजी थे और लोगों का ये मानना था कि यदि आप सुधार की बात कर रहे हैं, भारत के लोगों के सुधार के बारे में बात कर रहे हैं और भारत की स्थिति को और बेहतर करना चाहते हैं और आप सभी अंग्रेज हैं
और आप में से कोई भी भारत को अच्छे से नहीं पहचानता है, ना भारत को पहचानता है, ना भारत के लोगों को पहचानता है। तो ऐसे में कैसे कोई किसी देश को सुधार सकता है या फिर वहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार का लाभ पहुँचा सकता है। और इस विरोध में लाला लाजपत राय लाहौर में विरोध कर रहे होते हैं और पुलिस यानी कि ब्रिटिश सैनिकों द्वारा उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने और कब की? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी 1930, बाल गंगाधर तिलक 1931, सी इरविन 1930 अथवा डी जवाहरलाल नेहरू 1930। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि महात्मा गांधी 1930 ईस्वी। जी हाँ, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए आइए जान लेते हैं थोड़ा सा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कि आखिर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या। तो इसे सामान्य रूप से नागरिक अवज्ञा के नाम से जाना जाता है। यानी कि यदि सिद्धांत, यह एक प्रकार का सिद्धांत है, असल में यह एक प्रकार का सरकार के खिलाफ नागरिकों द्वारा लड़ा जाने वाला तरीका है। तो ये जो नागरिक अवज्ञा है यह सबसे पहले हमारे सामने आता है ब्रिटेन से, यानी कि ब्रिटेन में इस तरह की अवधारणा सबसे पहले हमारे सामने आती है। इसमें मुख्य रूप से सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रति लोग जब क्रोध दिखाते हैं, यानी कि जब उन्हें मंजूर नहीं होता है सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का, तो वह उन कानूनों को तोड़ते हैं। यानी कि वह स्वेच्छा से जाके उन कानूनों को तोड़ते हैं और उसके एवज में जो कि वो कानून तोड़ रहे हैं तो वह खुद की गिरफ्तारियां भी देते हैं। लेकिन यह सभी चीज़ें बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से होता है। यानी कि ये जो विचारधारा है, यानी कि यह जो नागरिक अवज्ञा से संबंधित विचारधारा है, इसमें कहीं पे भी हिंसा मौजूद नहीं होता है। इसके चारों तरफ अहिंसा ही मौजूद होता है। और इसी प्रकार से महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसके माध्यम से उन्होंने जाकर, यानी कि दांडी मार्च उन्होंने निकाला और समुद्र के किनारे जाकर इन्होंने नमक का कानून तोड़ा। यानी कि जब कोई सरकार किसी अपने नागरिकों के लिए या किसी अपने जनता के लिए कानून बनाती है और नागरिक उससे खुश नहीं होते हैं, तो नागरिक उस कानून को तोड़ के विरोध प्रदर्शन करते हैं कि देखिए हम आपका कानून तोड़ रहे हैं, और इसके एवज में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और स्वेच्छा से गिरफ्तारी भी देते हैं। यानी कि एक तरह यह अलग तरीके से प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आपके ऑप्शन है ए जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, बी क्लीमेंट एटली, सी विंस्टन चर्चिल अथवा डी वुड्रो विल्सन। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय यही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 है, किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू अथवा डी अबुल कलाम आज़ाद। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वह दलितों के लिए अंग्रेज़ों से कुछ मदद मांगना था। यानी कि दलितों की स्थिति भारत में सुधारने के लिए ये दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे गोलमेज सम्मेलन में जाकर, और इनकी मांग थी कि ब्रिटिश सरकार ऐसे नियम लाए जिससे दलितों का उत्थान हो सके और उन्हें भी एक समाज में पहचान मिल सके। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 है, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को कब फांसी दी गई? आपके ऑप्शन है ए 23 मार्च 1923, बी 23 मार्च 1931, सी 14 अप्रैल 1932 अथवा डी 30 जनवरी 1931। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि 23 मार्च 1931। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस अथवा डी बाल गंगाधर तिलक। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न संख्या 42 है, आज़ाद हिंद फौज के महिला ब्रिगेड का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए महिला मोर्चा, बी ज्योतिबा फुले ब्रिगेड, सी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट अथवा डी दुर्गाबाई रेजिमेंट। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। प्रश्न संख्या 43 है, नील दर्पण जिसमें नील की खेती करने वालों पर अंग्रेजों के अत्याचार को दर्शाया गया है, किसके द्वारा लिखी गई नाटक है?
आपके ऑप्शन है ए अरविंद घोष, बी दीन बंधु मित्र, सी बंकिम चंद्र चटर्जी अथवा डी महात्मा गांधी। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि दीन बंधु मित्र ने। ये मुख्य रूप से ये जो नील दर्पण है ये बांग्ला भाषा में लिखा गया एक नाटक है और इसमें दर्शाया गया है कि नील की खेती करने वाले किसानों पर किस तरह से अंग्रेजी शासन जुर्म करती थी। असल में बात ये थी कि अंग्रेजी जो सरकार थी, यानी कि जो अंग्रेजी सरकार थी वह भारत के किसानों से, यानी कि मुख्य रूप से बंगाल के किसानों से ये चाहती थी कि बंगाल के किसान नील की खेती करें। और उससे होता ये था कि उस समय डाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था नील का। अभी कुछ साल पहले हम लोग भी अपने सफ़ेद कपड़ों में इस्तेमाल करते थे और अंग्रेज चाहते थे, क्योंकि उस समय इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि इसका उत्पादन किसान अधिक से अधिक करें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किसानों को इसके लिए बढ़िया आमदनी नहीं मिल पाती थी। यानी कि अंग्रेज़ तो अपनी आमदनी कमाते थे लेकिन किसानों को इसके लिए अच्छी दाम नहीं मिल पाते थे। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो नील की खेती थी, तो नील की खेती करने के कारण जो भूमि की उर्वरक शक्ति होती थी वो समाप्त हो जाती थी। यानी कि नील के जो पौधे होते थे वो बहुत सारे पोषक तत्व खींच लिया करते थे, जिससे भूमि बंजर हो जाया करती थी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। प्रश्न संख्या 44 है, काकोरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1926, बी 1930, सी 1925 अथवा डी 1932। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि 1925 ईस्वी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न संख्या 45 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था। आपके ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चार्ल्स मेटकाफ अथवा डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। प्रश्न संख्या 46 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आपके ऑप्शन है ए चित्तरंजन दास, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल अथवा डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, जिसे भारत का वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। प्रश्न संख्या 47 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी ज्योतिबा फूले अथवा डी राजा राम मोहन राय। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। प्रश्न संख्या 48 है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। आपके ऑप्शन है ए विंस्टन चर्चिल, बी क्लीमेंट एटली, सी वुड्रो विल्सन अथवा डी विलियम बेंटिक। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि क्लीमेंट एटली। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। प्रश्न संख्या 49 है, हड़प नीति से कौन सा गवर्नर जनरल संबंध रखता है। आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी विलियम बेंटिक अथवा डी लॉर्ड इरविन। तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि लॉर्ड डलहौजी। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, आज के सबसे शानदार प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 50 है, भारत को कब आज़ादी मिली। आपके ऑप्शन है ए 15 अक्टूबर 1948, बी 14 जनवरी 1947, सी 24 अगस्त 1947 अथवा डी 15 अगस्त 1947। तो बताएं अपने जवाब। अब मैं इसका जवाब नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि मैं अपेक्षा करता हूं कि इसका उत्तर आप सभी लोगों को मालूम होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सही समय पे आपको वीडियो प्राप्त होता रहे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।